बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं राय सजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। कहानी जो आपको सुनाने जा रहा हूं, चंद दिन कबल मेरी नज़र से गुजरी। एक साबका पुलिस ऑफिसर हैं जिन्होंने अपनी स्टोरी लिखी। अपनी याददाश्त में वो लिखते हैं कि जब मैं पुलिस ऑफिसर था तो मैंने किस तरह तफ्तीश की, और अपनी वो याददाश्तों में एक ऐसी स्टोरी लिखती हैं जिसका टाइटल ये था, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। तो ये कहानी है जी, थाना यजमान है ज़िला बहावलपुर में। वहाँ वो तैनात होते हैं। तो वो कहते हैं शाम को मैं जो अपने ऑफिस में मौजूद था तो मुहर्रर मुझे कॉल करता है, जी आपको SHO साहब बुला रहे हैं। कहते हैं मैं जाता हूँ तो वहाँ 4-5 लोग जो शक्ल सूरत से बड़े अच्छे, वज़ादार और एक शरीफ घराने से मालूम होते थे। तो उनकी कंप्लेन थी कि जो हमारी बेटी है जिसका नाम राबिया है, उम्र जिसकी 18 साल है, उसका हुलिया वगैरह बताया कि उसका ये हुलिया है और वो कल रात से घर से गायब है। वो कंप्लेन दर्ज कर लेते हैं। कंप्लेन दर्ज करने के बाद पुलिस वाले जो अपनी तफ्तीश शुरू कर देती हैं। जो करीबी रिश्तेदारान हैं उनसे पूछा जाता है। सारे लाइल्मी का इज़हार करते हैं कि जी हमें नहीं पता। वालदैन हैं लड़की के, वो बताते हैं कि हमारी लड़की का कोई किसी के साथ कोई अफेयर नहीं था। ये बात है जी तकरीबन आज से 30-40 साल कबल की है। कोई अफेयर नहीं था जब मोबाइल फ़ोन वगैरह नहीं होते थे। अगर किसी का कोई मामला होता भी था तो वो ख़तो ख़िताबत या कोई कासद होते थे, उसके लिए वो सारी चीज़ें की जाती थी। वो कहते हैं हमारी बच्ची है उसका ऐसा कोई फेल नहीं था, बड़ी सोमो सलात की वो पाबंद है। और एक कहते हैं जी जो हाफ़िज़ साहब थे, नबीना हाफ़िज़ हैं जिनकी उम्र 40 साल है, उनका नाम हाफ़िज़ अनवर है। वो हमारी बच्ची को घर में पढ़ाने आते थे। कुरान पाक की तलीम और दीगर जो दीनी तालीमात है उनके लिए वो आते थे। पुलिस को तो थोड़ा शक हो जाता है जब वो हाफ़िज़ साहब का नाम लेते हैं कि हो सकता है कि उनकी अट्रैक्शन उधर चली गई हो। लेकिन जो मदई पार्टी थी उसका कहना था कि जो हमारे महल्लेदार है, एक लड़का जो आरफ है, वो बड़ा खूब रू है, तो हमें लगता है कि ये सारा काम उसने किया है। अब पुलिस के जो है वो नज़र में 2 बंदे आ जाते हैं। एक तो हाफ़िज़ जो अनवर है और दूसरा जो आरिफ है जो उनका हमसाया था। उस आरिफ को पुलिस वाले थाने में बुला लेते हैं, उससे अपने तरीके से तफ्तीश करते हैं, लेकिन वो बेगुनाह होता है। वो कहता है जी वो जो राबिया है वो तो मेरी जो है बहनों की तरह है, मैंने आज तक जो है ना उसकी तरफ ऐसी मैली आंख से देखा भी नहीं हूँ, ना ही मैं इस मामले में मुलव्वस हूँ। कुछ गवाहान आ जाते हैं जो इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन होते हैं, वो उसकी तसल्ली देते हैं कि अगर ये आरफ का कसूर हुआ तो हम खुद इसे पेश करेंगे और आपके जो चाहे आप इसको सज़ा दे लेना। अब एक ही करैक्टर बचता था जी, हाफ़िज़ अनवर साहब जो नबीना 40 साल के थे। पुलिस वाले जो हैं उनका जो उजरा उन्हें मिला होता है, वहाँ जाते हैं तो पता चलता है कि हाफ़िज़ साहब का जो उजरा है उसको ताला लगा और हाफ़िज़ साहब जो है वो मौजूद नहीं है। तो अहले मोहल्ला से पूछा जाता है तो वो एक जो उनका हमसाया था वो बताता है जी हाफ़िज़ साहब ने मुझे रात ही बताया था कि उनकी वालदा जो है वो बीमार हैं, तो उसकी तीमारदारी के लिए वो फैसलाबाद में अपने आबाई गाँव जा रहे हैं। अब और शक पुख्ता हो जाता है पुलिस का कि लड़की भी गायब है और जो हाफ़िज़ साहब हैं वो भी गायब हैं। तो उस वक़्त क्योंकि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, टेलीफोन नहीं थे और एक ही लारी अड्डा होता था, उस लारी अड्डे पे गया तो पता चला कि जो बस फैसलाबाद के लिए निकलती थी, एक ही बस उस वक़्त में जाती थी थाना यजमान के इलाके से फैसलाबाद में। तो पता चलता है कि वो बस निकल गई है। तो अब उसके सिर्फ इंतज़ार था कि वो बस आए और उसका जो कंडक्टर और जो ड्राइवर है उससे पूछा जाए। अगले दिन जब सुबह बस आती है तो पुलिस पार्टी कंडक्टर और जो ड्राइवर है उसको शामिल तफ्तीश करते हैं, उनसे तफ्तीश अपने तरीके से तफ्तीश करते हैं। तो वो बताते हैं कि जी एक नबीना हाफ़िज़ साहब थे जिन्होंने कल रात सफ़र किया था इस बस में। पुलिस वाले कहते हैं कि उनके साथ एक लड़की थी जिसका हुलिया ये था, राबिया था। उन्होंने कहा जी हमें उसका नहीं पता, लेकिन हाफ़िज़ साहब के साथ जो एक लड़की थी वो बुरका पोंछती, सारे रास्ते में उसने अपना बुरका वगैरह नहीं उतारा, हमें नहीं पता, हम यकीन से नहीं कह सकते कि वो राबिया ही थी या और थी। अब शक और पुख्ता होता है तो पुलिस वाले जो SHO साहब को आके बताते हैं कि ये स्टोरी है जी, हमें शक पड़ता है कि जी हाफ़िज़ साहब जो हैं वो उस लड़की राबिया को भगा के साथ ले गए हैं। तो एक रेडिंग पार्टी जो वो तश्कील दी जाती है और मुदई को कहा जाता है कि आप जो है वो गाड़ी का अरेंज करें। गाड़ी का अरेंज हो जाता है, पुलिस वाले और उस जो पुलिस ऑफिसर है जिसकी मैं स्टोरी बता रहा हूँ, जिसकी बुक से मैंने पढ़ी, वो साथ होते हैं जी। उनका ये पहला कहते हैं मेरा मुकदमा तो बड़ा, मैं भी एक्साइटेड था कि अब इसकी तफ्तीश करें और मुलज़म को अरेस्ट करें और लड़की को रिकवर किया जाए। अल्टीमेट पर्पज़ ये था। वो फैसलाबाद में रात को रेड करते हैं तो वहाँ हाफ़िज़ अनवर साहब की जो बूढ़ी माँ है वो मौजूद होती है। वो कहती है कि हाफ़िज़ साहब तो इधर नहीं आए, लेकिन मुझे लगता है कि वो अपने जो मामू हैं समुंदरी में उनका घर है वो उधर होंगे। वहाँ से फिर जो रेडिंग पार्टी है वो समुंदरी में जाती है। तो समुंदरी में जो है
جا کے اس کے ماموں کا دروازہ ناک کرتے ہیں اور اندر داخل ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حافظ صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے۔ حافظ صاحب کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جو رابعہ ہے وہ بھی اسی کمرے سے برآمد ہو جاتی ہے۔ تو سارے دیکھ کے حیران ہوتے ہیں پولیس والے کہ جو حافظ صاحب ہیں ان کی عمر بھی 40 سال ہے، نبینہ ہے، اور اس کے بعد ان کی شکل و صورت بھی اتنی اچھی نہیں ہے، اور جو لڑکی ہے اس کی 18 سال عمر ہے، بڑی خوب روح ہے۔ وہ لکھتے ہیں جی اس میں کوئی ایسی خدا نے کمی نہیں رکھی تھی، ہر چیز سے وہ لڑکی پوری تھی، حسن وجاہت شکل و صورت سے۔ لیکن بڑے حیران ہوتے ہیں۔ اب ایک ہی سسپینس کی بات تھی، وہ لڑکی سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے حافظ صاحب کے ساتھ بھاگنے کا ارادہ کیوں بنایا؟ آپ تو بڑی مالدار، حافظ صاحب کے تو اتنی کوئی نہ کوئی اچھی صورت ہے، نہ ہی کوئی ان کے پاس مال و دولت ہے، کیونکہ یہی چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ تو لڑکی کہتی ہے جی حافظ صاحب جو ہیں وہ مجھے گھر میں قرآن پاک پڑھانے آتے تھے، تو کیونکہ یہ دیکھ تو سکتے نہیں، صرف میری آواز ہی سنتے تھے۔ تو ایک دن میں نے انہیں پانی کا گلاس دیا تو حافظ صاحب کا جو ہاتھ ہے وہ میرے ہاتھوں سے ٹچ ہو گیا۔ تو اس دن سے حافظ صاحب کی ایک عجیب سی کیفیت ہوگی، اور مجھے وہ اکثر یہ شعر سنایا کرتے تھے کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پہ، اور ساتھ یہ کہتے تھے کہ رابعہ تم تو بڑی خوبصورت ہو، تمہاری شادی کہیں اور ہو جائے گی، تمہیں تو بڑے لڑکے مل جائیں گے، لیکن میں غریب ہوں، بے سہارا ہوں، اور شکل و صورت بھی اتنی اچھی نہیں، نبینہ ہوں، مجھ سے شادی کون کرے گا؟ اگر آپ مجھ سے شادی کرو گی تو خدا اس کا آپ کو بہت زیادہ اجر دے گا۔ تو کہتی میں ان کی یہ باتیں سن کے، اور ان کا جو اندر کا درد تھا وہ میرے بھی اندر داخل ہو گیا کہ میں اس بیچارے پہ مہربانی کر دوں، کیونکہ شادی تو ہونی ہے، چلیں کسی پہ احسان ہو جائے گا۔ اور حافظ صاحب نے جو اسے اسلامی ارشادات باقی چیزیں سنائی تھی وہ اس سے بڑی امپریس ہوگی کہ اللہ کے یہاں بھی بڑی مجھے مقبولیت ملے گی۔ تو اس وجہ سے وہ کہتی جی میں حافظ صاحب سے امپریس ہو کے آ گئی، اور وہاں آ کے ہمارا جو ماموں ہے سمندری میں انہوں نے ہمارا آ کے شرعی نکاح بھی پڑھایا۔ اب لڑکے کہتے ہیں جی میں نے تو انہیں اپنا ہسبینڈ مان لیا ہے، لیکن میں اب انہیں نہیں چھوڑوں گی۔ لیکن اس وقت کیونکہ یہ 30-40 سال قبل کی بات ہے، پرویز مشرف صاحب کا جو قانون ہے، جو فیملی لاز میں امینڈمنٹ کی گئی تب نہیں تھا، اب تو لڑکی کو بڑے حقوق ہیں، نہیں لڑکی کو آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ تب جو ہے پولیس اور لڑکی کے والدین نے جو کوشش کی، لڑکی کو ڈرایا دھمکایا، تو لڑکی جو ہے مان کے اس نے کہا ٹھیک کہ مجھے تو حافظ نے ورگلایا۔ اگلے دن پھر بہاولپور میں مجسٹریٹ کے پاس آ کے لڑکی یہ بیان دیتی ہے کہ حافظ صاحب نے مجھے ورگلا کے اور زبردستی مجھ سے نکاح کیا، لہٰذا جو ہے نا یہ حافظ صاحب نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو اس مقدمے میں حافظ صاحب جو ہیں وہ پولیس والے پھر چالان کر دیتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔